देखिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्री। देखिए पूरी मैथमेटिक्स में सेट थ्री का अपना एक स्पेस है, अपना एक रूल है। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जब भी अपन पढ़ते हैं तो हम मैथमेटिक्स दो तरीके से पढ़ते हैं। या तो अपन नंबर्स लेते हैं, सिर्फ नंबर्स, नंबर्स मतलब आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल नंबर और इन द फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल। लेकिन सिर्फ नंबर से हमारा काम कभी नहीं होता। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, हमें एग्जैक्टली कलेक्शन चाहिए होता है, ग्रुप्स चाहिए होता है नंबर्स का। और जब हमारे पास में नंबर्स के ग्रुप आते हैं तभी जाके हम उनमें पॉसिबिलिटीज़ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिकली आप एक बात बताओ, जैसे आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जांपल टू यू, लाइक दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम, इट इज जस्ट लाइक इट। अगर आप इनपुट, अगर इस कंप्यूटर की बात करते हो तो दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज फाइनली योर आउटपुट। ठीक है? अगर आप इनपुट देते हो तो इनपुट मीन्स व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज फॉर द इनपुट एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज फॉर द आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट की जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, आइदर इन द कंप्यूटर बिकॉज इट इज ऑल्सो ए टूल ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है? तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट में मैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज दे सकता हूँ या आउटपुट पे मैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता हूँ, हाउ वी डिफाइन इट। मैं उन पॉसिबल वैल्यूज को कैसे डिफाइन करूँ, तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि जो भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है, कि इन इन में से कुछ आ सकता है इन द प्रैक्टिकल, इनमें से कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो पॉसिबल वैल्यूज हमने निकाली या जिससे रिप्रेजेंट किया, दैट द फंडामेंटल, द कलेक्शन ऑफ दिन फंडामेंटल वैल्यूज इज कॉल्ड सेट। सिंपल। यानी अगर मैं इसी में अगर आपको सेट को डिफाइन करूँ तो सेट है क्या, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है सेट का कि सेट क्या है। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। देखो अब यहाँ पे वेल डिफाइंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज ऑब्वियसली कलेक्शन तो अपनी जगह है ही। कलेक्शन का मतलब सिंपल क्या है, ग्रुप। ठीक है? अगर आप सिर्फ कलेक्शन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। बट कोई भी ग्रुप तो सेट नहीं होता ना। मतलब फंडामेंटली अगर मैं आपको बोलूँ तो एवरी सेट इज द कलेक्शन। हर सेट अपने आप में कलेक्शन है, बट हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हर एक सेट वेल डिफाइन नहीं होता। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए यहाँ वेल डिफाइन का मतलब क्या है, तो वेल डिफाइन का सिंपल सा मतलब आप क्या कह सकते हो, आप उसको कह सकते हो यूनिक मीनिंग। मतलब जिन भी ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे ग्रुप बनाने वाले हो, कलेक्शन बनाने वाले हो, अगर उनका एक यूनिक मीनिंग निकल के आता है तो दैट यूनिक मीनिंग आप क्या कह सकते हो, उसे आप सेट कह सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, सिंपल सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो एग्जांपल से चीज़ों को समझो। ठीक है? लाइक मैं अगर आपको बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ निमसेट स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने ये कलेक्शन बोला, तो जब मैं इस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ ए कलेक्शन। बट क्या ये सेट थ्योरी, क्या ये सेट बनेगा? तो हम सिंपल से क्या पूछेंगे कि क्या निमसेट स्टूडेंट के बारे में हम कुछ फंडामेंटल जानते हैं? तो बिल्कुल जानते हैं। मतलब जो भी निमसेट स्टूडेंट है, इसका मतलब इसका थ्योरी क्या निकल के है कि जो भी बच्चे एनआईटीज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो निमसेट वाले बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम उसकी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन दे सकते हैं, इट मीन्स इट इज़ द सेट। ठीक है? ऐसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, मान लो कलेक्शन ऑफ, मैंने बोल दिया इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है? तो अगर मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाऊंगा तो दैट कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इंटेलिजेंट का डेफिनेशन तो कहीं यूनिक है ही नहीं। अरे आप किस बच्चे को किस बिहाफ पे इंटेलिजेंट बोलोगे? बिकॉज एजुकेशन सेक्टर इज नॉट ए कंसर्न। सिर्फ अपन पढ़ाई को लेके तो इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते ना। तो इंटेलिजेंट वर्ड का कोई भी एक यूनिक मीनिंग नहीं है। तो यूनिक नहीं है, इट मीन्स व्हाट, इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है? या फिर इसी में आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक आपने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया, लाइक कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक दिस, दिस इज अ कलेक्शन। तो मैंने अगर मान लीजिए फिर एक कलेक्शन दिया कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, अगेन इट इज अ सेट और नॉट? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड का मीनिंग हर एक पर्सन के कंसर्न में अलग अलग होता है। आप ब्यूटीफुल बोलते किसको? यूनिक ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कहीं पे नहीं है, तो अगेन इट इज नॉट ए सेट। ठीक है? लाइक इसी में अगर मैं आपको बोलता हूँ, मान लो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर,
अब मैं अगर आपको नेचुरल नंबर के कलेक्शन के बारे में बोलूँ तो अब आपको क्या समझ में आता है कि हाँ नेचुरल नंबर कौन होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद में एक एक कर करके इंक्रीज होता रहता है। इसका मतलब उसका एक डेफिनेट रूल है, उसका एक यूनिक डेफिनेशन है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए सेट। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा कलेक्शन जिसका एक यूनिक मीनिंग निकले, ठीक है, यूनिक मीनिंग क्यों, उसके पीछे रीजन है। देखो हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में हम एलिमेंट्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, मतलब उसका कोई फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो अगर किसी चीज़ का यूनिक मीनिंग होगा ही नहीं तो इसका मतलब उसका यूनिक फार्मूला बनेगा नहीं, और यूनिक फार्मूला नहीं बनेगा तो इसका मतलब वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाएंगे, और सेट थ्योरी में एम्बिग्यूटी नहीं होती। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थॉट फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब सेट थ्योरी में ये तो आपको भी पता है कि सबसे पहले जब अपन सेट्स की बात करते हैं तो जितने भी प्री डिफाइंड नंबर्स हैं, ठीक है, लाइक अगर आप ये पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जितने भी प्री डिफाइंड नंबर्स हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सब के सब क्या है, वो सब के सब अपने आप में क्या है, सेट है। और ये थ्योरी तो आपको पहले से ही पता है, लाइक दिस, दीज आर योर फंडामेंटल सिंबल्स। अगर अपन सिंबल्स की बात करते हैं तो ये चीज़ तो हमें पता ही होना चाहिए ना, लाइक एन फॉर द नेचुरल नंबर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास में होता है दैट इज व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। ठीक है, इसमें अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा। इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड, डिपेंड्स। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ से आपके पास में पॉजिटिव यानी होल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, हमने क्या कर दिया इसके साथ में नेगेटिव नंबर्स और ले लिए। क्यू मतलब रेशनल नंबर मीन्स व्हाट, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सको जहाँ डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, दिस इज योर रेशनल नंबर। आर मीन्स, R means your real number, set of real numbers means which lies between minus infinity to plus infinity। कोई भी एक ऐसा नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आए वो हमारे क्या है, हमारे लिए रियल नंबर है। C फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो हर एक नंबर अपने आप में ये सेट है क्योंकि ये प्री डिफाइन है, हर एक का अपना एक डेफिनेशन है। तो ये सिंबल्स हमारे पास में वन बाय वन यूज होते रहेंगे, तो प्लीज अवेयर विद दैट सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सिंबल्स की बात करते हो तो ये आपको प्री डिफाइंड नंबर्स तो सबसे पहले पता ही होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद में और कुछ सिंबल्स है वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड इज द बिलोंग्स टू, दिस इज योर सिंबल। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में है या नहीं है ये हमें बताना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 इज एन इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 मेरा एक इंटीजर है। तो सेट थ्योरी एग्जैक्टली है क्या, अरे यही जो हम अभी इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं इसी का एक मैथमेटिकल नोटेशन है। तो इसी के लिए हमने क्या बोला कि इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल मतलब जो थोड़ी लाइन लिखा है आपने उसको मैथमेटिकली आपको कन्वर्ट करना, तो आप सिंपल से क्या लिखोगे कि 2 बिलोंग्स टू इंटीजर यानी सेट। तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी सेट से अगर बिलोंग करता है मतलब उसमें है, इट मीन्स वो उसका पार्ट है। अब इसी चीज़ में अगर मैं आप ऐसे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि -1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और -1 नेचुरल नंबर में थोड़ी ही होता तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। तो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसमें बस ध्यान क्या रखना, जब भी आप बिलोंग्स टू को यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसका जो फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। मतलब आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो हमेशा एलिमेंट होगा, और राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो आपका सेट का नाम होगा। ठीक है, तो एलिमेंट की बजाय कभी भी सेट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता लाइक दिस, मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर, तो दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बिकॉज नेचुरल नंबर इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज ऑब्वियसली ये सेट। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये रिप्रेजेंटेशन आप गलत कर रहे हो। ठीक है, मैं और भी समझाऊंगा बट अभी बस टर्म समझिएगा। ठीक है, तो दैट इज बिलोंग्स टू। थर्ड सिंबल यहाँ पे आता है फॉर ऑल। ठीक है, तो फॉर ऑल इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट सिंबल, ए को उल्टा करके लिख दो। ठीक है, तो फॉर ऑल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कभी भी अगर हमें कोई भी इक्वेशंस में कुछ इस तरह से लिखना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, लाइक मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4
where for all x belonging to the natural number, like this मैंने ऐसे लिखा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि ये जो भी मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज माई एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो x है जो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप रखो, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 5 आएगा, फिर उसके बाद में 2 रखोगे तो वैल्यूज इंक्रीज होता जाएगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो कभी भी अगर हमें ऐसा लगे कि इस सेट के सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन वी कैन यूज फॉर ऑल सिंबल, दैट सिंबल इज कॉल्ड फॉर ऑल। ठीक है, इसी का रिवर्स होता है देयर एग्जिस्ट या सम, whatever you think या whatever you call, and this is the symbol for this। ठीक है, इसको बोलते हैं there exist या some। अब यहीं पे हमारे पास क्या है, अगर सारा का सारा सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब नहीं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो भले ही एक ही हो, इसलिए उसको एटलीस्ट भी बोल सकते हो आप लोग। लाइक यही ऊपर वाला रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2x + 3 is less than 10 when x belonging to the natural number but this is for some element of x। तो अगर मैं ये सिंबल लगा के लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहले बोलना क्या चाह रहा हूँ, पहले इसका मतलब समझो कि मेरे पास में ये क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो ये बोल रहा है कि जो भी नेचुरल नंबर है उसमें से कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हैं, कुछ सब नहीं, कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिस पे ये वैलिड है। तो आप रखो, आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 3 तक वैलिड है, ये 1 2 3 तीन नंबर के लिए वैलिड है। जैसे ही आप 4 रख दोगे इट इज़ इनवैलिड, और 4 के बाद में ये पता नहीं कहीं पे भी ट्रू नहीं होने वाला। ठीक है, तो दीज आर सम फंडामेंटल सिंबल्स। जब भी आप सेट थ्योरी पढ़ते हो देन यू हैव टू अवेयर अबाउट दीज सिंबल्स, और ये सिंबल्स आपको पता है तो ठीक है, फिर चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली दो तरह के तरीके आपके पास हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सेट रोस्टर फॉर्म और सेकंड इज कॉल्ड सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म, देखो दोनों में है क्या, या दो फॉर्म का मतलब क्या है, तो मैं एक बार थ्रू आउट तो यहीं से बता देता हूँ, बेसिक तो देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बुल्डर फॉर्म, इन्होंने सिंपली क्या बोला, लाइक अगर आप रोस्टर फॉर्म की बात करते हो तो ये हमें क्या बोलता है कि इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स। अगर आपको एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना है, मतलब हम किसी को डायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे इनपुट है, वो भले ही उसको मैथ्स आओ या ना हो, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। अगर एक नॉन मैथ्स का बंदा भी अगर है और अगर हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे तरह का इनपुट हम लेने वाले हैं या ऐसे तरह का हम सेट लेने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसके एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट को लिखना चाह रहे हो तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। लेकिन आपने बोला कि नहीं, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बनाने हैं, हर किसी को समझ में ना आए, थोड़ी चीज़ों को घुमानी भी है, तो हम क्या करें, हम एलिमेंट बताते ही नहीं है। अब ये यूज़र का काम है, जो ये प्रॉब्लम पढ़ रहा है या कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे कि एलिमेंट कौन से हैं। तो हमने क्या बोला कि हम एलिमेंट नहीं बताते, हम एलिमेंट का प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो ये हमें एलिमेंट कभी नहीं बताएगा। इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टी मीन्स एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको सॉल्व करके कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब वो रिजल्ट निकलेगा, वही क्या निकलेंगे, वही आपके एलिमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, तो देखो, अब देखो दोनों की अगर मैं बात करता हूं, सेट बुल्डर ले लो या रोस्टर ले लो। देखो सेट से रिलेटेड पहले फंडामेंटल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर आप दोनों ही फॉर्म में किसी को भी लिखते हो तो जो हमें पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, सबसे पहले आता है सेट का नाम। ठीक है, तो जो भी आप सेट का नाम लोगे ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, तो आप हमेशा किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से सेट का नाम रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ए से जेड के बीच में। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ सेट।
अगर आप सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ठीक है, इफ यू हैव ए जनरल रिलेशनशिप फॉर द एलिमेंट ऑफ द सेट देन वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स से हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नहीं तो नंबर्स तो हमारे पास हैं ही, नंबर्स तो जो आप बना सकते हो वो सारे के सारे नंबर्स आएंगे ही आएंगे ना। मतलब अगर आप सेट के अंदर एलिमेंट लिखना चाह रहे हो तो वो एलिमेंट क्या आ सकते हैं, वो दो ही एलिमेंट आ सकते हैं, या तो कोई अल्फ़ाबेट्स आएगा स्मॉल वाला या कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा, इफ़ यू नो अबाउट दैट, ठीक है। थर्ड थिंग, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सेट पढ़ रहे हो तो सेट में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑर्डर डज नॉट चेंज द डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है। अगर आप ऑर्डर अगर इधर उधर कर भी देते हो तो सेट ने क्या बोला, यार हमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एलिमेंट को कभी भी लिखो वो कभी ना कभी इनपुट में काम में लेना है, तो ठीक है जब आना होगा तब आ जाएगा, फिलहाल हमें ऑर्डर नहीं चाहिए होता। एंड द फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, द एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड है, ठीक है। तो सेट कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। जो भी आप सेट लिखोगे उस सेट में हमेशा क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म किसी की भी बात करो, आपको जो भी काम करना है वो इन 4 फंडामेंटल रूल्स के थ्रू काम करना है, ठीक है। अब देखो, अब वन बाय वन चलो, सबसे पहले अपन रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। अब देखो अगर आप रोस्टर फॉर्म की बात करते हो तो अभी भी मैंने सिंपल से आपको क्या बोला, इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट या इट रिप्रेजेंट्स ऑल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना चाह रहे हो देन गो विद द हेल्प ऑफ द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो नेचुरल नंबर का सिंबल तो मैं वैसे ही कैपिटल एन पता है, अब इसको लिखना है तो देखो सेट में आप भले कोई भी फॉर्म लिखो, हाँ रोस्टर फॉर्म लिखो या सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका रूल लिखना है। इस कर्ली ब्रेसेस को ही मैथमेटिक्स में बोलते हैं सेट नोटेशन। अगर आपने इस कर्ली ब्रेसेस पे कुछ भी लिखा है इसका मतलब वो सेट का पार्ट है। अब आप सारे एलिमेंट लिखना चाह रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के लिए हमें पता है क्या आना है, तो हमने यहाँ नंबर्स लिख दिया अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा क्या होगा कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज कर दीजिए और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस, मेरे को किसी ने बोला मुझे इवन नंबर्स लिखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इवन नंबर्स अगर मुझे लिखना है तो अब इवन नंबर्स कौन से वाले, मान लो मेरे को पॉजिटिव इवन नंबर्स ही लिखने हैं, तो मैं यहाँ से मैंने पहले सेट का नाम देना है, उसके बाद में अगर इवन नंबर्स लिखता हूँ तो स्टार्ट विद द जीरो ऑल्सो, अगर पॉजिटिव बोला है तो फिर 2 जीरो भी नहीं आएगा, फिर तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इवन नंबर्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आप रख रहे हो उस सेट में तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और अगेन ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा चीज़ एलिमेंट कभी भी रिपीट करके हम नहीं लिखते। मान लीजिए अगर किसी ने सेट को ऐसे लिखा है 1 1 2 2 2 3 फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे लिखा है तो दिस इज ए नॉनसेंस रिप्रेजेंटेशन, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हमारे लिए बस इतना ही होता है, रिपीट करके भी लिख दोगे तो भी इसका मतलब यही निकल के आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए सेट में हमेशा एलिमेंट हमेशा कैसे आते हैं, यूनिक आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं, रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए रोस्टर फॉर्म जिसमें अपन क्या लिखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। अब जो बिगनर्स बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म को ही अच्छे से समझना है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म के ही बनते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा। तो इसको लिखने का सिंपल सा सिंटैक्स क्या होता है, दिस इज द नेम ऑफ द सेट, आफ्टर दैट यू कैन मेंशन द वेरिएबल, बिकॉज अब ये क्या है, ये जनरल वेरिएबल है जो क्या करेगा, जो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आइदर यू कैन रिप्रेजेंट दिस और समटाइम दिस इज ऑल्सो द वैलिड सिंबल फॉर दिस, ठीक है। आप यहाँ पे पाइप का सिंबल यूज कर लीजिए या कॉलम का सिंबल यूज कर दीजिए, बोथ आर वैलिड, ठीक है। जहाँ पे पी एक्स क्या है,
तो जहाँ पे पी एक्स आपका प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एक्स। अब उस एक्स के लिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिखना है। जैसे चलो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स अपन करते हैं। जैसे सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मान लो आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो वो आपको रोस्टर फॉर्म में तो लिखना आ गया, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, कैपिटल एन और यहाँ पे अपने एलिमेंट सारे के सारे, ये तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। बट इसी को अगर आप किस में लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, तो देन वी कैन गिव ए नेम ऑफ द सेट लाइक दिस इज योर नेम। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स आने वाला और वो कहाँ से आने वाला है, वो एन से आने वाला है। इसलिए जब भी अपन सेट बिल्डर फॉर्म यूज लेंगे, वी ऑलवेज यूज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, बिकॉज इसी सिंबल से हमें ये पता चलेगा कि हमारे एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे सेम ये बोलना चाह रहे हो सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर का आपको रोस्टर फॉर्म तो आ गया, लेकिन अगर आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहोगे तो हम क्या लिखेंगे, द मैथमेटिकल फॉर्मूला। लाइक हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट आने वाला है और उस एलिमेंट की खूबी क्या होगी, अरे ये जो मेरे पास x आएगा, ये x कैसा होना चाहिए, इट इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज 2n। क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल होता है वो आपके पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अब ये n कहाँ से आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, अगर आप सारे के सारे इवन नंबर्स चाहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव सब, देन मेंशन द z। मीन्स व्हाट, अब जितने भी इंटीजर्स है सारे कवर कर लेंगे, लाइक 0 2 4 और -2 -4 ऑल आर कवर्ड है। और सिर्फ अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो देन मेंशन द z प्लस है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर ही इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो डिपेंड आप पे करते हैं। या इसी में मान लो आपको बोला है सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो -1 to 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं मुझे उन सबका सेट लिखना है। तो अपन सिंपल से क्या लिखेंगे, एक सेट, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा x। अब इस x का प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो x का प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे कि x एक एलिमेंट है जो -1 to 1 के बीच में आएगा, पहली चीज। और इसने ऑल नंबर्स की बात की है, तो जब भी हम ऑल नंबर्स की बात करते हैं देन गो फॉर द रियल नंबर्स, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स को लिखने का तो हमारे पास क्या तरीका है, रियल नंबर्स ही है। उसमें आपको क्या मिलेंगे, आपको सारे के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर सिंपल सा, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में बनाना या सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में बनाना। अब यही चीज़ मान लो मैं आपको रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट दे देता हूँ, एक सेट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सेट लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है। अब किसी ने बोला इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो इसी का अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, द नेम ऑफ द सेट, देन दिस इज योर एक्स। फिर अपन इन एलिमेंट्स को देखेंगे। अब इन एलिमेंट्स को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें 1 to 10 लिखने हैं। अब 1 to 10 लिखने हैं तो इसका मतलब अब डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप 1 to 10 डायरेक्ट लिखना चाहो तो देखो ये एक तरीका हो गया 1 to 10। और अगर आपने 1 to 10 को ऐसे लिख दिया तो अब x को आप क्या बोल सकते हो, अब x को आप इंटीजर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर इसी को देखो, लिखने के तरीके आपके हैं, बिकॉज डिपेंड करता है आप इसको लिखते कैसे। मान लो आपने ऐसे ही लिख दिया, स्टार्टिंग का 1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है 1 से स्टार्ट कौन होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आपके पास में, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं वो सभी इस फॉर्म के बनने वाले हैं, तो आपके पास ये फॉर्म होंगी, इससे फिर आप इस तरह से रिजल्ट ट्रेस करोगे और फिर आपका सारा का सारा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बताओ इस फॉर्म में किसी को भी कोई दिक्कत। अब अगर आपको कोई नंबर दे रखे हैं, अब देखो उसका रूल होना चाहिए, लाइक रूल होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई सेट ऐसा दे दिया जिसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दो। लाइक मुझे एक सेट दिया गया है, मान लीजिए एक सेट है। ठीक है, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स पता है। अब बोला इसको किस में बनाओ, इसको सेट बिल्डर में बनाओ। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो अब इनका तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता ना, तो नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ x लिखो और x लिखने के बाद में ये x है क्या वो डायरेक्ट लिख दो। तो आप सिंपल से क्या लिखोगे कि x इज ए या एन वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला बने उसका बनाओ, नहीं बने तो आपको एलिमेंट तो लिखनी ही नहीं ना, तो नहीं लिखने तो आप उसका थ्योरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अब अगर आपके पास में अगर मैं कोई भी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं रिवर्स एक आधे एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ। मान लो मुझे इस तरह से एक सेट दिया है, दिस इज योर एलिमेंट, और मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस या फिर एक्स स्क्वायर मान लो -1 इज इक्वल टू 0, जहाँ मैंने बोला है एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मुझे बोला है कि इसको रोस्टर फॉर्म में बनाओ, तो इसको रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, बस आपको यही तो देखना है कि आप यहाँ पे लिख क्या रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्या बता रखा है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ बोला कि एक्स स्क्वायर -1 0 कब होता है, तो आपने बोला वो तो दो ही जगह होता है, आइदर -1 और 1। तो इसका मतलब इसके आउटपुट में ये दो एलिमेंट आएंगे, बट -1 और 1 में आपको तो नेचुरल नंबर के लिए बोला है, तो इसका मतलब -1 आ नहीं सकता। तो फाइनली ये सेट ए क्या है, तो ये सेट आपका ओनली 1 ही तो हुआ। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको उसको लिखना आना चाहिए। क्योंकि दोनों फॉर्म्स को अगर आप इंटरचेंज फॉर्म में बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, फिर आप क्या कर सकते हो, उन्हें इजीली लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मान लो मैंने यहाँ a लिखा और इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया x एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। तो इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज योर मैथमेटिकल रिजल्ट, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1 एंड देन दिस इज रूट। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहाँ पे रियल नंबर में तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं ना, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जब कुछ नहीं आता तो जीरो नहीं लिखते यहाँ पे, उसको लिखने के लिए हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी रूल हो तो अब आपका मेन काम यही है कि उसको सिंप्लीफाई करके ये पता करो कि आपकी नीड क्या है, और अगर उतना समझ आ गया फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलो, तो ये तो आपको फंडामेंटल सेट का डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद में हमारे पास आता है टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेट। देखो टाइप्स ऑफ सेट की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले अपन इजी वन से स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस वन। फर्स्ट इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो वो तो आपको एज यूजल नेम से ही पता चल रहा है। यानी अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ फाइनाइट सेट क्या है, तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, यही तो बोलेंगे। लाइक अगर फाइनाइट के बारे में तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और इनफाइनाइट में क्या होगा, बस इस फाइनाइट की जगह हमारे पास में इनफाइनाइट आ जाएंगे। इट्स सिंपल। अब जितने भी हमारे पास प्री डिफाइंड सेट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट ही होते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास में फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, ये तो इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट ही होते हैं। या फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन -1 to 1। अब -1 to 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उनका अगर मैं सेट बनाऊं तो वो कौन सा सेट बनेगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, या फिर मैं आपको बोलता हूँ नेचुरल नंबर लेस देन 1000। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि 1000 से छोटे नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं, तो आप इजीली उन्हें काउंट कर सकते हो, दिस इज द फाइनाइट सेट। सिंपल, यानी एक ऐसा सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सको वो फाइनाइट सेट, और ना काउंट कर सको तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड। अब सेकंड हमारे पास आता है उसके बाद में एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोल दीजिए या वॉइड बोल दीजिए या नल बोल दीजिए। ठीक है, एम्प्टी सेट, तो जैसे इसके नाम से ही ए सेट विच इज एम्प्टी। अरे एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, इफ ए सेट हैज नो एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी या नल सेट। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वर्ड इज द नल सेट।
यहाँ पे सेट थ्योरी में नल वर्ड का यूज ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो हर एक सेट की शुरुआत कैसे होती है? अरे हर एक सेट पहले होता तो एम्प्टी है ना, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें एलिमेंट फिल होते हैं। यही है सारा का सारा सीन हमारे लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चीज़ें, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट्स बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने सेट की थ्योरी का इन्वेंशन किया था, द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन इज कैंटर। ठीक है, कैंटर ने सेट थ्योरी बनाई थी, तो ये सारे सिंबल उन्हीं के दिए हुए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई एम्प्टी सेट है तो उसको कैसे लिखोगे, तो हमने बोल दिया उसको लिखने के लिए सिंबल है 5। ठीक है, यानी इसका मतलब या तो आप एक सेट को ऐसे लिख दो, बट ऐसे लिखना थोड़ा ऑड लगता है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि कोई भी सेट अगर ऐसा आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली। ठीक है, तो अब सिंपल से जब आपको रिजल्ट्स दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल से एग्जांपल अगर दें, जैसे अभी मैंने लिखा था कि a इज इक्वल टू एक्स एंड देन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंगिंग टू r। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये किस टाइप का सेट है, तो आप क्या बताओगे? ऑब्वियसली इट इज़ अ वॉइड सेट, नल सेट हो गया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रियल नंबर में तो होता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना आने वाला है, 5। ठीक है, तो जो नल सेट मतलब जो एम्प्टी होता है, अब वो कहाँ से निकलेगा, तो अब आपको इसके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेट ऐसा लिख दिया, तो ये क्या नल सेट है? अरे किसी सेट के अंदर जीरो लिख दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो नल सेट है, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट आ रहा है जो जीरो है, तो दिस इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब ठीक है, अब एलिमेंट्स ये तो क्या खाली हो गया, अब एलिमेंट्स आने स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले अगर एक ही एलिमेंट आता है तो दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट का मतलब ए सेट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे अभी भी जो मैंने ऊपर लिखा, मान लो मैंने यही एक सेट लिख दिया, तो दिस इज अ सिंगल सेट। या अब देखो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आप ध्यान रखना। देखो फाई अगर बिना कर्ली ब्रेसेस के आता है, बिना कर्ली ब्रेसेस के, तो वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फाई को अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, लाइक इसको मैंने भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, तो दिस इज एन एलिमेंट जस्ट लाइक द अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अभी मेरा एलिमेंट बन चुका, तो दिस इज नॉट ए नल सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है ना, अब वही है क्वेश्चंस, अगर हमें रोस्टर फॉर्म सेट बुल्डर फॉर्म में देगा तो कोई ना कोई यहाँ से फॉर्म बना के देगा। लाइक अभी जो मैंने लिखा था उसी को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन एक्स इज बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ बताओ ये किस तरह का सेट है? तो अगर आप इसे केयरफुली वॉच करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसको सॉल्व करके सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1। दिस इज योर आंसर। बाकी की दोनों वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स आने वाली है, तो उसको तो लिखने नहीं लिखने का मतलब ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये कैसा सेट बन गया, ये सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ सेट लिखिए। देखो फोर्थ सेट जो है उससे पहले की टर्म है, ये भी याद ही रख लीजिएगा, कार्डिनल नंबर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा है कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, तो कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ सेट, और सिंपली यू कैन कॉल इट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका कार्डिनल नंबर। उसको कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ ए। दिस इज सिंपल। तो ए अगर आपका सेट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लेते हैं। और कार्डिनल नंबर किसका डिफाइन होगा, ऑब्वियसली द फाइनाइट सेट। अरे इनफाइनाइट में तो पता ही नहीं कितने आएंगे, तो अगर हमें कोई भी कार्डिनल नंबर निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब वो कैसा सेट होना चाहिए, वो फाइनाइट सेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ आपके पास आता है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है,
तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब कोई भी दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर बराबर है, ठीक है। लाइक आप ये कह सकते हो टू फाइनाइट सेट A and B are called equivalent set if both have same cardinal number। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं तो उस कंडीशन में उनको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। यानी इसी को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में जितने एलिमेंट, अगर उतने ही एलिमेंट अगर आपके पास बी में हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी समझने में? देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादातर तो सेट थ्योरी का इतना पार्ट आप पढ़ के ही आते हो, फिर भी चलो समझ में मैथमेटिकली सारा आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज द सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, देखो सबसेट एंड सुपरसेट मींस, सबसेट मींस द पार्ट ऑफ ए सेट, सिंपली आप ऐसा कह सकते हो। तो लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे, इफ every element of set A is an element of set B, then A is called subset of B and B is called superset of A। दिस इज योर सिंपल थ्योरी। और इसको लिखते कैसे, एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज अ सिंपल, दिस इज अ सिंपल। ठीक है, तो अगर आप सिंबल्स की बात करते हो तो यू हैव टू अवेयर अबाउट बोथ द सिंबल्स। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर सिंबल। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास में ये वाला सिंबल कभी भी लिखा हुआ है दिस मीन्स, तो देखो इसका डायरेक्शन देखो, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, जिस भी सेट की तरफ से ये स्टार्ट होता है वो हमेशा सबसेट होता है। तो इसको अपन सिंपल सा कैसे रीड करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको अपन कैसे रीड करेंगे, बी इज, ये तो अपन ने ऐसा लिख ही दिया क्योंकि अब यहां से ए तो बी का सबसेट हो गया। और अगर अपन इसको लिखेंगे, देखो तो मैं लिखने का तरीका लिखा है, इसको अगर लिखेंगे तो इसी को अपन कैसे रीड करेंगे, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। या इसी को अगर आप इस साइड से पढ़ोगे तो बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन इस सिंबल को लिखोगे तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सिंबल से हमेशा अवेयर रहना है, क्योंकि यही चीज, यही सिंबल अब हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाले, जो आपको सबसे ज्यादा यूज लेना है। ठीक है, अब ठीक है, सिंपल सिंपल थ्योरी में जैसे अपन ने अभी जितने भी सेट पढ़े, चलो इससे रिलेटेड जो खास बातें हैं कि क्वेश्चंस इसके बनते हैं तो वो देख लो। अभी तक अपन ने जितने भी सेट पढ़े हैं, अगर अपन उन्हीं की बात करें तो सबसे छोटा सेट हमारे लिए कौन होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर के। और रियल नंबर किसके सबसेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। सेकंड, तो सबसेट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो अब ये पता होना चाहिए कि कौन सेट किसका सबसेट बनते हैं। तो इसमें दिस इज अ वेरी वेल नॉन थ्योरम कि नल सेट इज सबसेट फॉर एवरी सेट। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नल सेट जो आएगा वो हर एक सेट का सबसेट आएगा, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और थर्ड थिंग, every set
इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी सेट जो होगा वो खुद का हमेशा क्या होता है, हमेशा खुद का सबसेट होता है। वो तो होगा ही होगा ना। अब खुद के एलिमेंट खुद में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। एंड द फोर्थ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स। तो मान लो हमारे पास में एक सेट A है और उस सेट A में क्या है, n एलिमेंट्स है, तो उसके कितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं। तो दिस इज सिंपल फंडामेंटल बाइनोमियल थ्योरम। देखो अगर हमारे पास में n एलिमेंट है और उसके सबसेट बनाएंगे तो अपन कैसे बनाएंगे कि हो सकता है अपन एक भी ना लें, या हो सकता है अपन एक ले लें। अब जो भी एलिमेंट्स लेंगे तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि सबसेट तो आप ही को बनाना है। एंड फाइनली NCN। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये तो आपको देखा हुआ दिख ही रहा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट व्हिच इज 2⁻n। ठीक है, तो किसी भी सेट के कितने टोटल सबसेट बनेंगे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको पहले से ही पता है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, देन यू हैव टू अवॉइड इट। ठीक है, अब चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं करवा देता हूँ। ठीक है, मान लो आपको दिया गया है टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n elements, the total number of subsets of first set is 56 more than total number of subsets of second set. Find values of m and n. This is your question. ठीक है, तो टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। तो पहले वाले में कितने हैं m, तो इसका मतलब पहले वाले के जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो इतने होंगे और सेकंड वाले के नंबर ऑफ सेट्स इतने होंगे, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 56 का। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो अगेन वही सॉल्व करना, मतलब अब ये तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच है। अब m और n तो आपको पता नहीं है, तो अब आपको यहाँ m और n का वैल्यू हिट एंड ट्रायल अप्रोच से खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच से निकाल लो, क्योंकि अगर आपको 56 निकालना है तो ये तो आपको कंफर्म है कि आपको m का वैल्यू एटलीस्ट 6 तो लेना ही पड़ेगा। अरे सोचो ना, अगर आप m का वैल्यू 5 ही लोगे तो 2⁻5 तो होता ही 32 है। तो आपको यहाँ पे m का वैल्यू कम से कम कितना लेना पड़ेगा, 6 तो लेना ही पड़ेगा। 6 से नहीं हो रहा तो फिर 7 8 जो भी है। तो अगर आपने m का वैल्यू यहाँ पे 6 ले लिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज 64। अब उसके बाद मुझे 56 चाहिए, तो 56 अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना बचता है, 8 बचता है। ये तो मुझे दिख गया, तो दिख गया इसका मतलब ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बच गया कि 2⁻6 में से 2⁻3 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 56 आएगा। तो मीन्स व्हाट, m का वैल्यू कितना आ गया 6 और n का वैल्यू कितना आ गया 3। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया सबको। देखो अब उसके बाद में अब जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो बच्चों को ऑब्वियसली होता है, सबसेट और बिलोंग्स टू का कंपैरिजन। तो ये मैं बस आपके लिए बस इनका एक नोट लिखवा रहा हूँ, कंपैरिजन बोल दीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी बार अगर आपको देखो अगर इसके सिंपल बेसिक समझ में आ गए तो रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले फंडामेंटल अपन ने क्या देखा फिर से समझो। अगर मैं यहाँ बिलोंग्स टू सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो इतना अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे हमेशा एलिमेंट्स आएगा और यहाँ पे कोई ना कोई सेट आएगा, ये थोड़ी हमने देख ली। और ऐसे अगर मैं यहाँ सबसेट का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कोई सेट आएगा और यहाँ पे भी कोई सेट आएगा। तो दिस इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, अब मान लो आपके पास में एक सेट लिखा है लाइक दिस,
मान लीजिए आपके पास एक ही सेट है, ठीक है। अब मुझे इस सेट से इन रिप्रेजेंटेशंस को देखना है कि कौन सा सिंबल सही है और कौन सा सिंबल रॉन्ग है। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इनको बेटर तरीके से समझ सको। लाइक अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5 बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, या इसी को मैं लिखता हूँ 5 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाला सिंबल लिखा 5 बिलोंगिंग्स टू ए, तो इट इज़ वैलिड फॉर ऑल सेट। ये तो एक जनरल रूल है, तो ये तो हमेशा ही वैलिड होना है, तो इसमें तो हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, तो ये तो वैलिड हो गया। अब अपन दूसरे वाले की बात करते हैं। क्या दूसरे वाले को देखो, क्या ये जो दूसरा वाला सिंबल है क्या ये वैलिड है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए? तो देखो यहाँ पे सॉरी, दिस इज ऑलवेज वैलिड, सॉरी 5 इज अ सबसेट फॉर ऑल सेट, ये अपनी जगह सही है। लेकिन अगर अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 5 एज ए एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 5 आ चुका है, इसलिए इस चीज को अपन सही लिख सकते हैं। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन ऐसे लिखें, फॉर एग्जाम्पल दिस, आइदर दिस सिंबल और यू कैन यूज दिस सिंबल, ठीक है। तो अगर अपन इसको लिखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख रहा हूँ, ये तो ये सेट है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेट नोटेशन। अरे कर्ली ब्रेसेस में अगर आप कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो वो तो सेट होगा ना। तो अगर आप इसको लिख रहे हो, तो अगर ये एलिमेंट एज इट इज आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एज इट इज तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, अरे 5 हमारे पास में एज ए एलिमेंट है, तो एज ए एलिमेंट है तो इसका सेट तो यहाँ लिख ही सकते हैं, तो इसका सेट लिखेंगे तो ये इसका सबसेट है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने ऐसा लिखा, मैंने ऐसा भी लिख दिया और मान लो मैंने ऐसा भी लिख दिया, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स को देखो, अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ तो क्या फिफ्थ वाला मेरा सही है, क्योंकि ये मेरा एलिमेंट होना चाहिए, तो ये मेरा एलिमेंट होना चाहिए, तो ऐसे कैसा दिखना चाहिए, तो आप देखो ये आपको एज इट इज दिख जाएगा ये रहा। तो आपका 1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये इसमें एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और अगर मैं 1 को ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या ये भी सही है, तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक और एलिमेंट 1 यहाँ पे लिख रखा है, तो इस 1 की वजह से ये वाला सेट बना है और इस 1 की वजह से ये वाला 1 बना है दोनों अलग अलग। लाइक अगर मुझे इसी सेट का इसी के लिए ये रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, बट इसी के लिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि ये मेरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और इसका सेट अपन बना रहे तो इंक्लूड इन द कर्ली ब्रेसेस, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है जो कि सेट बन चुका है। और अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं जैसे यही चीज अगर ऐसे लिखता हूं, लाइक दिस इज 2 3 एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अब बताओ ये सही है गलत है, तो देखते ही आपको चीजें समझ में आ रही हैं ये तो, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं इसका मतलब ये सेट होना चाहिए। अगर ये सेट होना चाहिए तो क्या ये सेट है यहाँ पे, नहीं, ये तो एलिमेंट है, तो इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सही लिखना है तो सही लिखने में अपन क्या करेंगे कि 2 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबसेट का आप सिंबल लगा रहे हो, इसका मतलब ये सेट बनना चाहिए, तो मेंशन इट इन ए कर्ली ब्रेसेस, तो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी अगर आप बिलोंग्स टू या फिर सबसेट के सिंबल्स को यूज़ लेते हो ना, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। इसीलिए मैंने ये दोनों के कंपैरिजन से आपको साथ में करवा दी, ठीक है। ओके, कितने टाइप्स हो गए थे अपने, 6, ठीक। चलो अब आता है 7। 7 हमारे पास में आते हैं प्रॉपर, या प्रॉपर सेट से पहले अपन देख लेते हैं इक्वल सेट्स। देखो इक्वल सेट्स, तो कोई भी दो सेट मान लो हमारे पास लिखा है लेट वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, ठीक है। मान लो हमारे पास में ए और बी क्या है, 2 सेट है, तो अपन सिंपल से क्या बोलेंगे, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, then A and B is called
इक्वल सेट। तो अब हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब अब आपको क्या समझ में आया कि ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए वो बी का सबसेट होना चाहिए, एंड बी जो होना चाहिए वो ए का सबसेट होना चाहिए। अगर ये दोनों रूल्स हमारे पास अप्लाई हो रखे हैं तब अपन क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों बराबर सेट, ठीक है। तो ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है तो उनको अपन सिंपल से क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे, ठीक है। 8, यहाँ पे अब आपके पास आता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का सिंपल सा मतलब अपन क्या बोलेंगे, इसको चलो मैं मैथमेटिकली समझा देता हूँ, थ्योरी में तो क्या ही समझाना। देखो सबसेट तो है ही है, लाइक अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इस नोटेशन का मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब ये है कि ए है वो बी का सबसेट है, लेकिन बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि नीचे जो इक्वल वाला सिंबल है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो प्रॉपर सबसेट को अपन कैसे बोलेंगे कि ए है वो बी का सबसेट होना चाहिए, एंड ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज द नोटेशन, ठीक है। तो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो जो भी सेट मानेगा, मतलब सबसेट तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, तो इस तरह के सेट को अपन कहते हैं प्रॉपर सेट, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सेट, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला इक्वल टू वाला सिंबल है इसको रिमूव करके लिख दीजिएगा, दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रॉपर सेट, ठीक है। जैसे अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, तो ये चीज़ें तो आप खुद भी निकाल सकते हो। अरे जब हम प्रॉपर सबसेट की बात कर ही रहे हैं तो प्रॉपर सबसेट में कौन नहीं आएगा, वो सेट खुद नहीं आएगा, लाइक दिस। चलो ये मैं आपको लिखवा भी देता हूँ यहाँ पे भी, नंबर ऑफ proper subsets of a set having n elements। तो किसी भी सेट जिसके पास में n एलिमेंट्स होंगे तो उसके लिए कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे, तो देखो 2n सेट होते हैं, उसमें से -1 कर दो, ठीक है ना। क्योंकि एक सेट खुद अगर होगा, देखो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब कोई भी सेट खुद के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी सबसेट लोगे वो प्रॉपर सबसेट का पार्ट होता है। और इसमें क्या कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा, तो कभी कभी इसमें ये भी बोल दिया जाता है कि नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो अगर नॉन एम्पिटी की बात किया इसका मतलब अब उसको 5 ही नहीं चाहिए, देन सब्ट्रैक्ट -2, ठीक है। इसका मतलब ना तो उसको 5 चाहिए ना ही खुद चाहिए, तो आप उन दोनों को रिमूव करके अगर कुछ भी लिखते हो तो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉपर सबसेट, ठीक है। 9th आपके पास आता है पावर सेट। तो देखो पावर सेट मीन्स ए सेट विच इज कंटेन ऑल इट्स सबसेट एज एलिमेंट, मतलब एक सेट के जितने सबसेट बन सकें वो सब निकाल के एक सेट पे डाल दो, तो उसको अपन सिंपल से क्या बोलते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि पावर सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल इट्स सबसेट्स एज एलिमेंट्स, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ ए से। तो सिंपल सा अगर अपन लिखें, अब जैसे चलो अब इसी में चलो ये यहीं पे मैं बता देता हूँ कि अब अगर आपसे ये पूछे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो समझ में आ ही गया ना कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने सबसेट आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में अगर आप कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2n, क्योंकि जितने सबसेट बनेंगे उतने ही तो क्या बनेंगे, उतने ही आपके एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे चलो मान लो अब आपको ये वाला एक सेट दिया है कि मान लो आपको दिया है a, दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 5 एंड दिस इज 1, मान लो एक ये सेट दिया,
ठीक है, अब आपको बोला इसका पावर सेट निकालो। ठीक है, तो अगर हमें इस सेट का पावर सेट कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट काउंट करो, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो अगर इसमें 3 एलिमेंट है इसका मतलब 2⁻3 8, यानी 8 इसके सबसेट्स आएंगे। तो 8 अगर इसके सबसेट्स आएंगे तो उन सबको आप लिखो। तो एक तो देखो 5 आएगा, मैं सबसेट लिख रहा हूँ, एक तो 5 खुद आ गया। अब ये क्या है, ये अगर सेट बनेगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा, और ये अगर सेट बनेगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा, और ये 1 है, ये 1 आ गया, हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को लिखोगे तो क्या आएगा, इस 5 के साथ में कर्ली ब्रेसेस के साथ 5, देन 5 के साथ में आपके पास आ जाएगा 1, देन कर्ली ब्रेसेस में 5 के साथ 1, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, और एक कंप्लीटली खुद ये सेट 5 कर्ली ब्रेसेस में 5 एंड देन 1। ठीक है, तो इन सब का जब आप सेट बना के लिखोगे ये, दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट है क्या, अपने आप में किसी भी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उसी को एज एलिमेंट लिख दीजिए, वो उसका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। लाइक इसी में मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ P ऑफ P, या इफ क्या, फाइंड ही लिख दो यार, लो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मान लीजिए आपको दिया गया है P, देन P, देन P, एंड देन यहाँ पे लिखा है 5, दिस इज 1 2 3, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब आपको बोला है कि इसको जब आप P मतलब पावर सेट, तो कितनी बार पावर लगाया आपने, 3 बार पावर लगाया। तो जब आपने 3 बार पावर लगाया है तो उसमें फाइनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये आपको बताना है। तो देखो इसको कैसे समझोगे, सबसे पहले ये क्या है, A हमारे पास में है 5, तो जब A मेरे पास में 5 है तो P ऑफ A कितना आएगा, अरे P ऑफ A, मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहा हूँ तो बेटर क्या है इसमें n और लिख दो आगे, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। ये लो, ठीक है, तो P ऑफ A मुझे पता चल गया कि अगर मैं 5 सेट है, इसका अगर क्या बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा, तो इसके कितने सबसेट आएंगे, एक ही तो आएगा, खुद 5, और इसमें अगर मैं नंबर निकालूंगा तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो अभी ये क्या बन गया, ये मेरा एक एलिमेंट बन गया। देखो पहले इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने इसका पावर सेट निकाला, इसका एक सबसेट तो बनेगा, एम्प्टी सेट, तो वो एलिमेंट आ गया। अब जैसे जैसे आप पावर लगाते जाओगे वो एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसी में अगर आपने P ऑफ A कर दिया, तो P ऑफ A कर दिया, इसका मतलब एक एलिमेंट अब है, तो इसका एक एलिमेंट, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2⁻1 यानी 2। अरे जितने एलिमेंट है उसको 2⁻n में कर दो। तो ऐसे ही अगर आपके पास में एक और आ गया, मान लो ये लो, तो अगर ये मेरे पास आ गया तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 एलिमेंट इसमें आ चुके हैं, तो दिस इज 2⁻2 यानी 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जितने आपके पास में पावर सेट लगे हुए, लाइक अगर यहाँ पे अब क्या है वो देखना पड़ेगा पहले। तो ये तो 5 था, अगर 5 की बजाय मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, इफ A इज इक्वल टू 2 3, then find a number of elements in P of A। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो अब बस आपको सोच रहे हैं कि अब सबसे पहले A में कितने एलिमेंट है। तो A में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो P ऑफ A में कितने आएंगे, तो P ऑफ A में आएंगे 2⁻2 यानी 4, क्योंकि इसके जितने सबसेट्स बनेंगे वही तो इसके एलिमेंट आएंगे। फिर आपने फिर P ऑफ A कर दिया, तो आपने फिर से अगर इसका पावर ले लिया तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4, तो यहाँ कितने आएंगे 2⁻4 यानी 16। ठीक है, और फिर आपने क्या कर दिया, इसका पावर और ले लिया। तो अगर इसका पावर अगर आपने और ले लिया तो इसमें एलिमेंट कितने हैं 16, तो इसमें कितने आएंगे 2⁻16, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो A में जितने एलिमेंट हैं वो 2 एलिमेंट है। इसका अगर आप पावर सेट बनाओगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 2⁻2 यानी 4। अब ये मेरे पास एक सेट बन गया, इस सेट का फिर पावर बनाओगे तो कितना आएगा 2⁻4 यानी 16। इसका फिर पावर बनाओगे तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी आप पावर सेट बनाओगे उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि सॉर्ट आउट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए।
तो बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो देखो ये अब एक को लास्ट सेट और है, वो और पढ़ लेते हैं अपन, एंड दैट इज द यूनिवर्सल सेट। लास्ट लिखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का सिंपल सा मतलब एक ऐसा सेट जो क्या करता है, जो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आप जितने भी क्या ले रहे हो, सेट ले रहे हो, उन सबको अपने अंदर कंटेन करता है, दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो आप सिंपल से यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? ए सेट which contains a set which contains all sets in a given context। गिवन कंटेक्स्ट, अब देखो यहाँ गिवन कंटेक्स्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट का सिंपल सा मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक सेट है, मैं एक बार इसको यूनिवर्सल बोल रहा हूँ, तो देखो हर बार अपन सबसेट और सेट की टर्म यूज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, ये मेरे पास एक बन गया 1 2 3, फिर मैंने एक सेट बनाया, मान लीजिए ये बन गया 2 3 5, ऐसे ठीक है, फिर एक सेट बनाया, इसमें मान लीजिए आ गया 4 5 6। ठीक है, ये मैंने सेट बना रखे हैं। ठीक है, तो इनको मैं सबसेट नहीं बोलना चाह रहा। टेक्निकली देखा जाए तो ये तीनों क्या है, ये इसके सबसेट ही तो है, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, हम सबसेट टर्म यूज नहीं करना चाह रहे, हम सेट टर्म यूज करना चाह रहे हैं। अरे लाइक ये चीजें हमें क्या बता रही है, मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब वो 50 बच्चे जो हैं उनकी मैं कैटेगरी बना रहा हूँ कि 10 बच्चे मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं, या 40 बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, उसी में मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सेट बना रहा हूँ, ना कि सबसेट। ठीक है ना, तो हर जगह पे सबसेट टर्म इज नॉट ए सुटेबल। तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, पहले जो भी आपको चाहिए उसको आप पहले डिफाइन कर दो। तो हमने क्या बोला यार, ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब अब आपको जो भी पर्टिकुलर गिवन कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस क्लास की ही बात करूंगा, मैं उसके बीच में दूसरी क्लास इंक्लूड नहीं करूंगा। मुझे अगर उसमें से कोई स्टूडेंट चाहिए होंगे तो मैं उसी क्लास के अंदर सारा का सारा कंटेंट एग्जिस्ट करवाऊंगा, दूसरे को रिलेट नहीं करते। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम में आपको हो सकता है 5 सेट दिए गए हो, एक ही प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो उन 5 सेट को अगर आप आपस में रिलेट करोगे तो वो यूनिवर्सल का पार्ट है। लेकिन 5 क्वेश्चन में 5 अलग अलग सेट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है ना, तो इसीलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा मल्टीपल सेट थ्योरी पे काम करेंगे, तो वहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट का यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ सेट जो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस तो सिंपल सिंपल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है हमारे पास में ऑपरेशन ऑन सेट। तो देखो सिंपल सा, जैसे एक नंबर के साथ तो आपको ही पता, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी कर सकते हो, बट ये एक नंबर नहीं है, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। और जब आपके पास में ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उन ग्रुप के साथ में सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो ये जो आपके ऑपरेशंस हैं सेट के, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास में फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, दिस इज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 4 बेसिक ऑपरेशन अपन किसी भी सेट थ्योरी पे लगाते हैं, और भी होते हैं, दीज आर द एडवांस ऑपरेशंस, बट हम इन 4 की बात करेंगे, दैट्स ऑल। लाइक सबसे पहले हमें बात किया है कि हमें यूनियन करना है। मान लो हमें कोई भी सेट दिया है, उस पर अपन यूनियन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यूनियन का मतलब क्या है,
तो सिंपल से आप ये मान लो कि लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। मान लो हमारे पास में दो सेट है ए एंड बी, तो अब हम सिंपल से क्या बोलेंगे, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द set of all those elements which belongs either set A or B or both। ठीक है, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि हम एक ऐसा सेट बनाने वाले हैं, लाइक इसको अपन कैसे लिखेंगे कि अगर एक सेट मेरे पास A है और एक सेट मेरे पास B है, तो दिस इज A यूनियन B। तो इस A यूनियन B को अपन कैसे लिखने वाले हैं कि यहाँ पे आपके पास में X एक एलिमेंट आएगा, वो कैसा आएगा, वो A से भी आएगा और B से भी आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, और वेन डायग्राम तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अरे अगर अपन यहाँ पे अगर अपन ने और वर्ड लगाया है तो दिस इज सिमिलर टू द एडिशन। तो मान लो आपके पास में ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, और ये अब ये जो सेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ, इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट दैट ऑल पोर्शंस। तो इस सारे पोर्शंस को अपन सिंपल से क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, अब आपके पास में अगर बहुत सारे सेट्स हैं, मान लो आपके पास में n सेट्स हैं, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इफ वी हैव n एलिमेंट्स a1 a2 डॉट 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 a and देन इसका यूनियन लिखने का तरीका क्या होता है, दिस इज द यूनियन सिंबल, दिस इज i इज इक्वल टू 1 to n and this is a I, this is the representation। it means we want to perform the union for all sets। इसका मतलब हम सारे के सारे सेट के साथ में यूनियन करना चाह रहे हैं, बट दिस इज द जनरलाइज सिंबल। जैसे आपने सिग्मा और पाई पढ़ा है, वैसे ये इसका अपना एक सिंबल होता है। तो अगर आप दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ इसको परफॉर्म करना चाहो, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द नोटेशन फॉर दिस। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से एडिशन, कि अगर हमारे पास में दो अलग अलग सेट हैं और अब हम उनको कंबाइन करके लिखना चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सेट ए दिया है, ठीक है, उसमें मुझे x के बारे में बोला है कि जो भी आपका x है वो क्या है, वो आपका 2n+1 है। ठीक है, और जहाँ पे आपका n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से कर रहा है। ऐसे b मुझे एक सेट दे दिया, मान लीजिए x है, और x इज इक्वल टू क्या दे दिया, 2n दे दिया। अब आपका n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से। अब आपको बोला है फाइंड a यूनियन b। तो अब आप उनका यूनियन करोगे तो आपको चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं कि ये किसको कवर कर रहा है, ऑड इंटीजर्स को, और ये किसको कवर कर रहा है, इवन इंटीजर्स को। अब दोनों को ही मिला के लिखोगे तो इसका मतलब जैसे आप ए यूनियन बी करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि इवन भी आ गया, ऑड भी आ गया। तो दोनों को मिला के लिखोगे तो 100% सभी आएगा, फिर बचेगा क्या। तो यूनियन का मतलब आप कह सकते हो एडिशन ऑफ सेट्स, नॉट एलिमेंट, एडिशन ऑफ सेट्स। दो या दो से ज़्यादा सेट्स को मिला के आपने एक सेट बना दिया, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड यूनियन। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो इंटरसेक्शन, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, यू नो दैट वेरी वेल। तो अगर अपन इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो सिंपल से क्या लिखेंगे कि लेट A and B are two sets, and simple sa the intersection of A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B। मतलब अब अगर अपन दो एलिमेंट्स का क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अब एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, वो x बिलोंगिंग टू A भी होगा एंड x बिलोंगिंग टू B भी होगा। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों सेट का पार्ट है, A का भी और B का भी, यानी क्या कह सकते हो, कॉमन।
दिस इज द कॉमन पार्ट, ठीक है। तो उसको अपन सिंपल से क्या बोल देंगे, इंटरसेक्शन, लाइक दिस। अगर ये मेरे पास एक सेट है, ये ए है और ये बी है, तो इसका कॉमन पार्ट तो आपको दिख ही रहा क्या है, दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ दिस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कॉमन चीजें निकालनी है देन यू कैन यूज इंटरसेक्शन। अब इसी इंटरसेक्शन में हो सकता है आपके पास में क्या कंडीशन बन जाए, आपके पास में ऐसा कंडीशन बन जाए कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जरूर थोड़ी यहाँ पे कॉमन है, नहीं भी आ सकता है। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। Disjoint or simply you can call it mutually exclusive, ठीक है। तो कोई भी ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना है, लाइक अगर इसका अपन वेन डायग्राम बनाएंगे तो अपन कैसे लिखेंगे कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए और बी में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो दैट टाइप ऑफ द सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो दिस इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जस्ट कॉमन। देखो प्रॉब्लम मैं सबकी इकट्ठी करवा दूंगा, पहले एक बार अपन थ्योरी फिनिश कर देते हैं, अच्छी वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपने खुद ही कर रखा है तो उसका तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है डिफरेंस। तो देखो अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पे सिंपल सा फिर अपन क्या बोलेंगे कि लेट we have two sets A and B. So the difference of A and B is the set of all those elements of A which do not belong to B, ठीक है। दैट इज, मैं यहाँ पे अगर a माइनस बी कर रहा हूँ तो मैं a माइनस बी में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा कि वो x में तो होगा लेकिन y में x में तो होगा, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पे आप लिख रहे हो वो b में नहीं होगा, सॉरी a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो a माइनस बी का मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज बिलोंगिंग टू a बट नॉट b। और ऐसे अगर आप यहाँ b माइनस ए करते हो तो b माइनस ए में सिंपल से अपन क्या लिखेंगे कि a b में होगा लेकिन a में नहीं होना चाहिए, तो वो a में नहीं होगा लेकिन b में होगा। दिस इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। और वैन डायग्राम से तो यू नो दैट वेरी वेल, अगर आप इसको वैन डायग्राम से लिखते हो तो अगर अपन इसको वैन डायग्राम से लिखेंगे तो दिस इज द पार्ट और दिस इज द पार्ट, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन वाले की बात करते हो तो दिस इज कॉल्ड a माइनस बी, और रेड वाले की अगर आप बात करते हो दिस इज कॉल्ड b माइनस ए, ठीक है। जो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, या b में होगा लेकिन a में नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस से अपन क्या कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हटा रहे हैं जो नहीं चाहिए। तो a माइनस बी का मतलब हमें b के एलिमेंट नहीं चाहिए जो a में भी आ रहे हो, और ऐसा काम तो कौन कर रहा है, ऐसा काम तो कॉमन वाला ही कर रहा है। तो बस इस कॉमन वाले को हमें दोनों में से हटा के लिखना होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। अब यहीं से जब आप डिफरेंस करते हो तो एक छोटा सा टर्म और निकल के आता है एंड दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंपल सा ऐसा कोई यूनिवर्सल सिंबल तो नहीं होता, ठीक है, डिपेंड ऑन द राइटर टू राइटर। अगर अपने एग्जाम में आएगा तो लिख दिया जाएगा, बट फिर भी चलो मैं एक बार इसको डेल्टा से लिख देता हूँ। दिस इज द सिंबल, दिस इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए का मतलब a माइनस बी और b माइनस ए का आपको क्या करना है, यूनियन कर लेना। मतलब अभी जैसे मैं इस पूरे डायग्राम को अगर एक साथ बोलूँ, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सारा पोर्शन चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, बट ये कॉमन वाला चाहिए ही नहीं, तो मुझे ये पोर्शन अगर चाहिए तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और इसी को लिखने का और तरीका क्या है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप पहले यूनियन कर लो, तो दिस इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने के दो तरीके,
या तो आप a माइनस बी और b माइनस ए निकाल के यूनियन कर दो, या फिर आप पहले यूनियन कर लो। जैसे आप यूनियन करोगे तो सारा आ जाएगा, और यूनियन करने के बाद में ये वाला पार्ट हटा दो तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास में सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर डिफरेंस ऑफ द सेट एंड द फोर्थ इज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको यूनिवर्सल सेट भी चाहिए होगा। तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब अब ये जो ए ले रहा हूं मैं इस यूनिवर्सल सेट से ही ले रहा हूं। देन the complement of A is defined the set all those elements of U which are not in A। ठीक है, दैट इज, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट को लिखने के लिए जो सिंबल होता है आइदर दिस सिंबल और मेंशन कर दिया जाएगा और a रेज टू पावर c और a बार। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में अपन क्या लिखेंगे, x जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन a में नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू a। या इसी को अपन सिंपल से ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज u माइनस a। अरे मतलब आपको लिखना क्या, u माइनस ए तो लिखना है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो और जो बच गया उसको लिख दो। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, लाइक दिस। और इसको यहाँ पे अगर अपन वेन डायग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ये मेरे पास में एक सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या आएगा, दिस इज आउटर पार्ट। ठीक है, तो ये आउटर पार्ट हमारे लिए क्या होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। और इसीलिए इसको मैंने क्या बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट को लिखना है तो बेटर क्या है, ऐसे लिख दो ना u माइनस ए, तो u माइनस ए लिखोगे तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर योर बेसिक रिजल्ट्स। मतलब जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हो तो देखो ये नोटेशंस हो गए उसके जो जरूरी है। अब देखो, अब कुछ लॉज हैं, अगर वो लॉज अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। तो लिखिए, इन लो को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जहां पे भी अलजेब्रा लग रहा है। अलजेब्रा भी सेट का पढ़ रहे हैं या प्रोबेबिलिटी का पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह अगर जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, तो कौन कौन से रूल है वन बाय वन देखो। देखो सबसे पहला रूल आपका होता है आइडेम्पोर्टेंट लो। ठीक है, और ये हर जगह आएंगे आपके पास में, मैट्रिक्स में भी आपके पास ये सारे लो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आइडेम्पोर्टेंट का मतलब होता है खुद का खुद के साथ, लाइक ए का ए के साथ आप यूनियन करो या ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, इट इज ऑलवेज ए। ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड आइडेम्पोर्टेंट लो। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है आइडेंटिटी लो। अगर आप आइडेंटिटी लो की बात करते हैं तो आइडेंटिटी देखो, मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब सिंपल से आप ऐसा मानो कि मैं ए के साथ मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि ए ही आ जाए, तो आप क्या कहते हो उसे जीरो। तो जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। मतलब या फिर अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए मैं बात करता हूं तो मैं फिर से क्या बोलूंगा कि मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए आ जाए, तो आप क्या बोलोगे वन। तो दिस इज जीरो एंड वन आर द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं आइडेंटिटी लो परफॉर्म करूंगा तो मैं ए के साथ या तो यूनियन परफॉर्म करूंगा या इंटरसेक्शन परफॉर्म करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ए चाहिए और यहाँ पे भी मुझे ए चाहिए। अरे यही तो बोल रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऐसा क्या ऐड करो कि ए ही आए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए का मैं यूनियन किसके साथ करूं कि ए ही आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, फाइव के साथ कर लूं। और ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ करूं कि ए ही आ जाए, तो फिर यूनिवर्सल सेट के साथ कर लूं। क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 और 1 होता है, तो ये चीज़ याद रखना अब आपको कि यूनियन का आइडेंटिटी फाइव होता है और इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, बट दीज आर द फंडामेंटल रूल्स एप्लीकेबल एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लो,
तो अगर कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं, वेरी सिंपल, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और आइदर यू कैन राइट इट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप कहीं पे भी इस रूल को एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ इज योर एसोसिएटिव लॉ। अगर एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं तो सिंपल से अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग आ जाएगी, इट इज जस्ट लाइक इट, ठीक है। अब उस ग्रुपिंग में हो सकता है आपने ए और बी का यूनियन पहले किया हो और बी और सी का बाद में किया हो, या इसी को आप इंटरसेक्शन पे अगर अप्लाई करना चाहो, मान लो ये इंटरसेक्शन है तो हो सकता है आप इसे इंटरसेक्शन पे लगा दो, इट इज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सिंबल सेम सेम है, देखो यूनियन यूनियन, तो यहाँ पे भी यूनियन यूनियन या फिर इंटरसेक्शन। अब हो सकता है एक यूनियन हो एक इंटरसेक्शन हो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप सिंपल सा क्या बोलोगे कि यहाँ पे अगर आपने ए लिखा है तो यहाँ पे अगर यूनियन लिखा है तो यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन होना चाहिए, या फिर यहाँ अगर आपने इंटरसेक्शन लिखा है तो यहाँ पे यूनियन होना चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी इजी, आप इसको ऐसे याद रखो, जैसे अपन ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई है इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो वैसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या है, यूनियन। इसका मतलब मैं पहले यूनियन को दोनों के साथ में अलग अलग लिखूंगा, लिख दिया। उसके बाद में ये जो सिंबल है ये यहाँ लगा दीजिए। ऐसे अगर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ पे अब यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब अब आप दोनों के साथ पहले इंटरसेक्शन कीजिए और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यूनियन। दैट लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। 6 इज द वेरी फेमस लॉ, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ जस्ट फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लाइक अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या करेगा, सिंबल भी चेंज कर देगा और सेट को भी चेंज कर देगा। या फिर अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नोटेशन। तो दिस लॉ इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये तो क्या है, ये हमारे कुछ बेसिक लॉज हैं, मतलब ये 6 के 6 लॉ ऐसे लॉ हैं जो हर एक अलजेब्रा में सेट होते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं, जैसे अगर आपको इनको अगर आप याद कर ही लो, ये तो लॉज बन गए। अब रिजल्ट्स में अगर आप देखो सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो इन रिजल्ट्स का अपना एक रूल है। अगर आपको जैसे वेन डायग्राम आते हैं तो इन रिजल्ट्स को लगाना ही नहीं पड़ेगा, आप वेन डायग्राम से डायरेक्ट ही बना सकते हो, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज, लाइक अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ a माइनस बी, तो अब आपको a माइनस बी का अगर वेन डायग्राम आता है, देखो वेन डायग्राम, ये चीज़ें अपन प्रोबेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो दिस इज a माइनस बी, तो इस वाले पार्ट को मैंने आपको क्या बताया था, a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं है, दैट इज अ नोटेशन। तो ये यहीं से तो निकली है थ्योरी थोड़ी, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकता, क्या ही बुरे। अरे ये चीज़ें तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। या फिर यही चीज़ अगर मुझे कोई बोले मुझे b माइनस ए लिखना है, तो b माइनस ए को अब क्या लिखोगे कि b में होगा लेकिन a में नहीं होगा, तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगता है, और ये नोटेशन तो अपन पढ़ के हैं, ठीक है। या फिर उसी में अब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि अपने को क्या दिया है, a माइनस बी दिया है और मैं इसका यूनियन कर रहा हूँ किसके साथ में, b के साथ में, ठीक है। या फिर मुझे a माइनस बी दिया है, इसका मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ b के साथ में, तो बताओ क्या आएगा। तो बेटर क्या है, मैक द वेन डायग्राम। अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से बना रखे हैं और सीख रखे हैं ना, तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको याद ही नहीं रखने पड़ते। लाइक मुझे भी ये रिजल्ट्स याद नहीं है, मैं तो डायरेक्ट वेन डायग्राम से बना लेता हूँ। लाइक मुझे ये करना है तो इतना मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा क्या है, ये पोर्शन मेरा a माइनस बी है, और ये बचा खुचा क्या है, ये बचा खुचा b है। तो जब इन दोनों का यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए यूनियन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे जैसे अपन इन दोनों का यूनियन करेंगे तो मुझे तो ये सबका सब मिल जाएगा, और इस कंप्लीट को अपन क्या कहते हैं, इस कंप्लीट को अपन कहते हैं ए यूनियन बी। तो जब आप a माइनस बी का यूनियन b के साथ करोगे तो वो क्या होता है, a यूनियन b। और सेम अब इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, तो इसका मतलब दैट इज 5, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत। और जैसे अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था, वैसे आप सब्ट्रैक्शन का भी लगा सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्शन यूज कर लो तो यहाँ यूनियन हो सकता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज कर लो यहाँ इंटरसेक्शन हो सकता है। तो यू कैन अगेन, आपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ लगाया था वैसे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन वाला साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा
तो ये सब्ट्रैक्शन यहाँ चला जाएगा और ये सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लगा दो। ऐसे यहाँ पे करोगे तो दिस इज अगेन a माइनस बी एंड a माइनस सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दो। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह से काम करता है। या फिर रिवर्स कर लो। रिवर्स में जैसे सिंपल सा ये रूल बनता है, ये इंटरसेक्शन के लिए बनता है। लाइक यही चीज़ अगर मेरे पास इंटरसेक्शन में दे दी, ये लो, तो इसको भी अपन अब करेंगे डील, तो इसको दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर ये पहले बाद में कर दिया, दिस इज योर माइनस। ठीक है, तो दीज आर योर फंडामेंटल लॉज। ये बेसिक थ्योरी है जिसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो और इनका नीड है भी। देखो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो इन क्वेश्चंस में इनका अपना रोल है, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो ये चीज़ें आपसे होंगी। जैसे चलो एक आध क्वेश्चंस तो मैं भी करवा देता हूँ। और ये जो सेट की नोटेशन वाले क्वेश्चन है ना, ये तो काफ़ी बनते हैं यार। जैसे आपसे सिंपल सा ही बोल दिया, इफ़ A and B are two sets, then आपसे पूछा है A माइनस बी यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B। आपसे पूछा बताओ ये क्या आएगा। तो डिपेंड्स। अब चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो मुझे नहीं लगता इसको लिखने में अब आपको क्या करना है, फालतू का टाइम वेस्ट करना है। अरे अगर आपका वेन डायग्राम वाला पार्ट क्लियर है बहुत अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, सिर्फ इतना वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपके लिए, ये आपके लिए b माइनस है, और ये क्या है, ये आपका a इंटरसेक्शन b। तो अगले ने तो सबका यूनियन कर दिया ना, तो जब सबका यूनियन कर दिया तो मैं इसको लेकर टाइम पास करने थोड़ी बैठूंगा, सीधा सीधा दिख रहा है तो a यूनियन b है, खत्म। अरे नोटेशन समझ में आते हैं ना, तो अगर आपको नोटेशन समझ में आते हैं तो इन दैट सिनेरियो दैट इज वेरी इजी फॉर यू, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और देखो, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स सच दैट A union B is equal to A intersection C and A intersection B is equal to A intersection C, then ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि तीन सेट है, उसमें A यूनियन B है वो A इंटरसेक्शन C के बराबर है, और A यूनियन B है वो A इंटरसेक्शन C के बराबर है। तो अब बताइए क्या होगा। लाइक ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन आपको दिया गया है A इज इक्वल टू B, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है B इज इक्वल टू C, तीसरा आपको दिया गया है A इक्वल टू C, और चौथा आपको दिया गया है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तरीके क्या हैं बताता हूँ। या तो सबसे पहला तरीका क्या है, आप सेट, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा बनते हैं, तो आप क्या करो, कुछ सेट का एजम्पशन कर लो। ए बी सी सेट ऐसे मानो जो इन दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर दोनों रूल्स को फॉलो करने वाले सेट आपने बना लिए तो ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये जितने लो आपको पढ़ाए हैं सबको यूज़ करो। अरे जैसे अभी जो लो आपको पढ़ाए हैं, तो ये क्या है, आपको दिया है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये आपको दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, देखो इस दूसरे वाले में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब इसके साथ मुझे इंटरसेक्शन और इंक्लूड कर देना है ताकि मैं यूनियन और इंटरसेक्शन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकूं। तो इसको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की सोचोगे तो कैसे सोचोगे कि आप एक काम करो, इसको पहले एक बार क्या करो, B के साथ और एक बार C के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लेके देखो। जैसे मैंने इसको लिया तो मेरा दिमाग में पहले थॉट क्या आ रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो है ही, मैं अगर इसका दोनों साइड में इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, मान लो मैंने C के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्ट मैंने एज इट इज़ किए। कोई भी ऑपरेशन मैंने एक साइड थोड़ी किया है, मैंने तो दोनों साइड किए। जैसे दोनों साइड में ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे दोनों साइड में इंटरसेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाओगे, याद है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब भी लगाना हो, ये वाला सिंबल जो होता है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है। तो A इंटरसेक्शन C हो जाएगा और B इंटरसेक्शन C हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो A यूनियन C में से अगर मैं C का इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो C तो आएगा, बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, और ये मैंने किसके साथ किया, ये मैंने इंटरसेक्शन C के साथ ले लिया। अब
उसी में अगर मुझे अब बोला जाए, देखो अब इसको सॉल्व कर ले, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी के बराबर, और यहाँ से इसने क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। ये वाला पार्ट मेरा आ गया। अब मैं सेम थ्योरी क्या करता हूँ, जो मैंने सी के लिए किया वही मैं बी के लिए भी कर देता हूँ। तो ये ए यूनियन बी तो मेरे पास यहाँ है, और यहाँ पे ए यूनियन सी है। अब अपन इंटरसेक्शन जो सी के साथ किया वो बी के साथ भी कर देते हैं। तो यही सेम थ्योरी अपन ने बी के साथ लगा दी। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें चेक कर रहा हूँ कि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, या ए इक्वल टू सी है, या तीनों है। तो आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन कर करके चेक कर लेने, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये तरीके हैं इसको करने के। तो फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ तो क्या आने वाला है, आपके पास ए के बाद यहाँ पे पहले ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे आपका यूनियन आ जाएगा। अब देखो बी यूनियन बी तो बी होता है, बी इंटरसेक्शन बी तो बी होता है, ठीक है। और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है ही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इज अगेन ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास, ये तो ठीक है, यही है ना। और ये आपके पास क्या है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। तो देखो ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो फिर देखो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी और बी का यूनियन है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या ही आना है बताओ। एक मिनट रुकना, मैंने कोई सिंबल उल्टा तो नहीं लगा दिया, वेट। एक बार देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पार्ट तो ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी। अरे जो आपको थ्योरी, देखो इन्हीं थ्योरीज को आपको इधर उधर करके अप्लाई करना है। ये वाला पहला पार्ट में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो आसानी से प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपका सी आएगा। दूसरे वाले में आपने दोनों तरफ बी क्या किया, बी किया, और बी लगाने के बाद में आपने इसको सॉल्व किया, तो ये आ रहा ना। एक मिनट रुकना यार, ए इंटरसेक्शन बी कहीं बस मैंने लिखने में गड़बड़ ना कर दी हो। ये तो बिल्कुल बी ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा ना। नहीं, इससे तो कुछ होना नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सर फर्स्ट वाले में आएगा ना इंटरसेक्शन सी। एक मिनट रुको, नहीं इसकी जगह आप इंटरसेक्शन से लिख सकते हो, वो तो रूल अपने पास पड़ा ही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो हमें जो चाहिए था मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पार्ट तो अपन ने सेम बना दिया, देखो इधर वाला ये पार्ट तो सेम है। अब अपन इस वाले पार्ट को अगर बनाना चाहें तो बस इस वाले पार्ट पे अपन दिमाग लगा रहे हैं कि इसको अपन किस तरह से डील करें कि अपना काम हो जाए। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ में आपके पास में यूनियन बी आ रहा है, एक मिनट रुकना यार। तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आके फिर अगर आप यूनियन बी लोगे तो बी तो आएगा, सही है। देखो ए इंटरसेक्शन बी में आपने कुछ भी कॉमन लिया और उसका अगर आपने बी के साथ इंटरसेक्शन किया तो ये तो बी आएगा ना, बिल्कुल सही है। चलो इसमें कोई डाउट थोड़ी है, बी मैंने कैसे लिखा है, ये बी आपके पास है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन लो, ए और बी में से कुछ भी कॉमन आएगा, वो कॉमन यूनियन तो बी के साथ ही हो रहा है, तो ऑल ओवर रिजल्ट तो बी आएगा ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को वॉच करते हो तो ये दोनों पार्ट आपके सेम बन गए, मतलब अगर, और वही इक्वेशन का रूल हमारा तो कि अगर एक साइड बराबर आ जाती है तो दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाती है। तो द रिजल्ट इज बी इक्वल टू सी। अगर आपके पास में कोई भी एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड आप कर दो, उसमें क्या ही दिक्कत आनी है। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, खूब क्वेश्चंस बनेंगे अपन और भी करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस इज अ फंडामेंटल। मतलब सेट थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो सेट थ्योरी में जो सबसे अच्छी प्रॉब्लम बनती है वो या तो सबसेट्स की बनती है या इन सिंबल्स की बनती है। और ऐसे जो रूल्स हैं वो लिखवा तो मैंने सारे दिए, बस आपको उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। तो उसके अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, टेंशन ना लो, मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा।